हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपना चैनल यूट्यूब में। यहाँ पे हम जीके जीएस मस्ती का मतलब जगदेव सर के नोट्स का फास्ट रिवीजन करेंगे, ठीक है। जिसमें हम सबसे पहले टॉपिक लिए मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य अपने आप में एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, जिसे एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। आप इसे इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम इस टॉपिक को रिवीजन करते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं जगदेव सर के पूरे पीडीएफ की रिवीजन करना सभी सब्जेक्ट के, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाए। आज हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। देखिए, तो मगध साम्राज्य के बारे में पहले बताया गया है कि इसका उल्लेख अथर्ववेद में है। इसका उल्लेख क्या चीज़ में है? अथर्ववेद में है। और प्राचीन मगध के संस्थापक बृहदत्त को माना जाता है। जो प्राचीन बहुत पहले के मगध साम्राज्य का संस्थापक ना, बृहदत्त को माना जाता है। और बृहदत्त के एक पुत्र थे जरासंध। बृहदत्त के पुत्र कौन थे? जरासंध। अब बृहदत्त थे ना, वो क्या चीज़ में थे? महाभारत में। महाभारत में बृहदत्त क्या चीज़ से संबंधित है? महाभारत से संबंधित है। ठीक है, इतना चीज़ समझ गया। तो बृहदत्त का बेटा का नाम या पुत्र का नाम जरासंध था। उसके बाद देखिए, मगध साम्राज्य का शासक करने वाले 7 वंश थे। मगध साम्राज्य पे टोटल 7 वंश शासन किए थे। उसका ट्रिक बनाए थे सर हसीन मसूक शाह। सातों वंश पूरे बाराकी से है। पहले कौन वंश आया और उसके बाद कौन वंश आया, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे पूछ देते हैं कि हर एक वंश के बाद किसने मगध साम्राज्य पर शासन किया, शिशुनाग वंश ने या नंद वंश ने, मौर्य वंश ने। तो इसका एक ट्रिक है हसीन मसूक शाह। ह से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कन वंश, सा से सतवाहन वंश। ये 7 वंश थे। तो हम इस 7 वंश के बारे में विस्तार से जानेंगे कि 7 वंश में कौन कौन राजा आया, किसका स्थापना किसने किया और कौन महान थे, कौन कौन सा काम किए, कितना इंपॉर्टेंस है वो तो आप जानते ही हैं। तो चलिए बारीकी से हम सभी वंश के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम हर्यक वंश के बारे में जानेंगे, ठीक है। किसके वंश के बारे में जानेंगे? हर्यक वंश। मगध साम्राज्य पर सबसे पहला वंश कोई था ना, तो वो था मगध वंश। हर्यक वंश था, ठीक है। हर्यक वंश था। हर्यक वंश की स्थापना किए थे बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना किए थे 544 में बीसी में और गद्दी पे बैठे थे। हर्यक वंश टोटल काल चला था 544 से 412 तक। 544 से 412 तक ही बिंबिसार आए थे, अजातशत्रु आया इसी का बेटा। ऐसे इसमें जितने राजा आए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कब तक कब से था? 544 से 412। ऐसे पूछेगा हर्यक वंश की स्थापना कब हुआ? 544 में। कब से कब तक? तो 544 से 412 तक, ठीक है। तो बिंबिसार बिंबिसार हर्यक वंश की स्थापना किए थे राजधानी राजगिरी में। जब बिंबिसार हर्यक वंश की स्थापना किए तो हर एक वंश या हर एक राजा एक अपना राजधानी बनाता है, जिस जहाँ से वो पूरे अपना क्षेत्र पे राज करता है, प्रशासनिक सुधार करता है और वहाँ से वो अपने देश संभालता है या जो भी अपना राज्य हो राज्य को संभालता है, अपने प्रांत को संभालता है, ठीक है। तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार अपना राजधानी राजगिरी को बनाया था। राजगिरी को इसलिए बनाया था कि राजगिरी तीनों तरफ से पहाड़ से घिरे हुए थे और सुरक्षा के लिए उस बहुत ज़रूरी होता है पहाड़। पहाड़ कितना सुरक्षा के लिए आप खुद में जान सकते हैं कि पहाड़ एक कोई राज्य कोई देश के तरफ पहाड़ हो ना, तो उस पर आक्रमण करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए राजगिरी में अपना हर्यक वंश के बिंबिसार राजधानी बना ली कि यहाँ पे कोई बाहरी आक्रमण न कर पाए जल्दी, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये गद्दी पर 544 में बैठे और इनका मृत्यु 492 में हो जाता है। तो इसके बीच में ये क्या क्या किए? ये टोटल 52 साल तक शासन किए थे। कितने साल? 52 साल। 52 साल मगध काल या पूरा इतिहास में ना सबसे ज़्यादा लंबा समय तक शासन करने वाले कोई राजा है ना, तो बिंबिसार है। सबसे ज़्यादा शासन करने वाला राजा कौन है? बिंबिसार है, ठीक है। तो बिंबिसार के बारे में जानते हैं, यह 52 वर्ष तक शासन किए थे, जो कि सबसे लंबा समय तक शासन करने वाले एक महान व्यक्ति थे। और इस शादी करते हैं महाकौशल्या से। जब ये पहला शादी महाकौशल्या से करते हैं तो वहाँ के राजा रहता है कौशल नरेश प्रसेनजीत की बेटी। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बेटी, प्रसेनजीत की एक बेटी होती है जो कौशल के राजा प्रसेनजीत होते हैं, उसकी एक बेटी होती है महाकौशल्या। कौन होती? महाकौशल्या। इनसे शादी होता है किसको? बिंबिसार को। जब बिंबिसार को महाकौशल्या से शादी होता है तो इनको दहेज में काशी मिलता है। तो किसी किसी को दहेज में अच्छा चीज़ मिल जाएगा ना, तो सोचेगा कि वाह शादी करना इतना अच्छा है, एक शादी की थी इतना मिला, 2 शादी करेंगे तो कितना मिलेगा। यही लालच बिंबिसार के मन में आ गया। जब बिंबिसार के मन में ये लालच आ गया तो बिंबिसार सोचे कि क्यों ना हम एक शादी किए तो काशी मिला, 4-5 और शादी कर ले, 4-5 और क्षेत्र ऐसे ही मिल जाएगा, ऐसे ही मेरे राज्य का विकास हो जाएगा, हमको तो युद्ध लड़ने की जरूरी नहीं होगा। यही सब सोच कर ये चलना से शादी की। वो लिच्छवी गणराज्य के शासक थी चलना, चेटक की पुत्री। तो इससे शादी की तो इसको दहेज में फूटी कौड़ी तक नहीं मिला। तो इसको चल एक से नहीं मिला, फिर और एक शादी करके देखते कहीं कुछ और मिल जाए। उसके बाद क्षेमा से की। तो मध्य प्रदेश की राजकुमारी और पंजाब प्रांत की राजकुमारी थी क्षेमा, जिससे शादी किए बिंबिसार। उस समय भी इनको कुछ नहीं मिला। तो ये अफसोस में आके नाच गान देखने लगे। नाच गान देखते देखते इनको एक लड़की पसंद आ गई। वैश्या थी, डांस करती थी बाहर। उसका नाम था अमरपाली। अमरपाली को देखते ही बिंबिसार फिदा हो गया। वाह क्या लड़की है, ऐसा लड़की हमने कभी देखा ही नहीं। उसके बाद ये बिंबिसार गए और अमरपाली को बोले कि अब तुमको बाहर नाचने की ज़रूरी नहीं है, तुम चलो मेरी दरबार में और मेरे दरबार में डेली सुबह नाचना। हम तुम्हारे डांस देख के प्रसन्न हुए और
वो राजा थे वहाँ के, अमरपाली को वहाँ से ले आए अपने दरबार में और अपने दरबार में नाच गान कराने लगे, जो कि एक अर्थ बोल सकते हैं। बिंबिसार उनसे शादी नहीं किया, लेकिन शारीरिक संबंध जो भी था सब हुआ, आप समझ सकते हैं इतना। उसके बाद बिंबिसार, अमरपाली का एक बेटा होता है। बताओ कुछ नहीं होगा तो बेटा कैसे होगा? तो अमरपाली का एक बेटा होता है, उसका नाम जीवक होता है। तो अब जीवक कहाँ जाएगा? जीवक भी वही दरबार में रह के पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई करते करते जीवक एक बहुत बड़ा चिकित्सक, मतलब डॉक्टर बन गया। क्या बन गया? डॉक्टर। तो बिंबिसार के दरबार में चिकित्सक कौन था? तो जीवक थे। जीवक किसकी पुत्री थी? किसके पुत्र था? तो अमरपाली के। किसके पुत्र था? अमरपाली के। ठीक है। तो अंग को बृहदत्त को हराकर मगध कैसे बना? तो बिंबिसार ने एक युद्ध लड़े, किससे? बृहदत्त से युद्ध लड़े और बृहदत्त को हरा दिए। और अंग पे शासन करता था उस समय कौन? बृहदत्त। बृहदत्त को हरा के अंग का मगध का हिस्सा बना दिया। तो बोलेगा अंग को मगध साम्राज्य का हिस्सा किस राजा ने बनाया था? तो बनाया था बिंबिसार ने। कौन बनाया था? बिंबिसार। और बिंबिसार बौद्ध धर्म के मानते थे, अनुयायी थे। बौद्ध धर्म को मानते थे, अनुयायी थे। ठीक है। किन धर्म के? तो मतलब बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे? किस धर्म से संबंधित थे? तो बौद्ध धर्म से। ठीक है। महात्मा बुद्ध के समकालीन थे कौन? जीवक थे, बिंबिसार थे। ये सब जो भी जिसके शासनकाल में रहता है उसके क्या होता है? समकालीन। जैसे आप हमसे पढ़ रहे हैं या हम अभी है, आप भी है, तो आप हमारे समकालीन हुए, हम आपके समकालीन हुए। तो एक दूसरे के समकालीन होते हैं। एक ही टाइम में दो व्यक्ति रहते हैं, वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? समकालीन होते हैं। तो वैसे ही बिंबिसार भगवान बुद्ध के समकालीन थे। तो देखिए महात्मा बुद्ध हुए ना, महात्मा बुद्ध के समकालीन जीवक थे। महात्मा बुद्ध को कुछ बीमारी हो जाता है तो उसको इलाज करता है जीवक। जीवक महात्मा बुद्ध के भी इलाज करता है। ठीक है। उसके बाद अवंती होता है। अवंती के राजा चंद्रपुरधोई रहता है। बिंबिसार का नज़र अवंती पे रहता है कि कब हम अवंती को अपना मगध का हिस्सा बना ले, लेकिन वो चाहते हैं कि बना ले, लेकिन मगध बहुत शक्तिशाली था उस समय। इतना शक्तिशाली था कि बिंबिसार का हिम्मत नहीं पड़ा कि हम कैसे उसको अरे कहीं एक लेने के चक्कर में हमारा पूरा न चल जाए। ये सोच सोच के वो उस पर आक्रमण ही नहीं किए। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि अवंती के राजा चंद्रपुरधोई को पांडु रोग हो गया। कौन सा रोग हो गया? पांडु रोग हो गया। वो पूरा पांडु रोग, पूरे डॉक्टर को बुला लिए, ठीक ही नहीं होते। जानते हैं पड़ोसी एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से कितना चलता है। बगल में इतने अच्छे डॉक्टर हैं, कौन? जीवक। उसको नहीं बुला के पूरे देश भ्रमण के डॉक्टर को बुला रहे, ठीक ही नहीं हो रहा। लास्ट में बुला बिंबिसार, जीवक तुम जाओ इलाज करो मेरे तरफ से। तो जीवक गया और इलाज किया चंद्रपुरधोई के। चंद्रपुरधोई पूरी तरीक़ा से ठीक हो गया। चंद्रपुरधोई पूरे खुश हो गए। और चंद्रपुरधोई बोले कि महाराज आपके पास इतना अच्छा डॉक्टर था, हमें पता ही नहीं था। आज से हम आपका आधुनिक बोलते हैं, मतलब अनुयायी उसका स्वीकार कर लेता है, अधिनियम स्वीकार कर लेता है। इसका कहने का मतलब ये होता है कि जैसे हम दो दोस्त होते हैं, हम आपके लिए कुछ अच्छा कर दी तो आप बोलते हैं ना, भाई तू जब भी याद कर हम तुम्हारे साथ है, तू जो कहेगा वो करेंगे। एक होता है ना, लेकिन हम तुम्हारे साथ है, जो करेंगे जो करेंगे, लेकिन हम तुम्हारा हिस्सा नहीं बने हैं। बस एक भरोसा दिए हैं कि तुम मेरे जान बचाए हो तो हम तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। एक दोस्ती यारी बन गया पूरे वाला। ठीक। उसके बाद इसका पुत्र का नाम था अजातशत्रु। बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु अब सोच रहा है कि साला अब मेरे पापा कब हटेंगे, मेरे बाबूजी कब हटेंगे, हम शासन करेंगे कि हम ऐसे ही मर जाएंगे। ये सब सोच के थे इसको क्षेत्र में जो भी राज दरबार में आदमी थे वो भड़काने लगे कि देखो शासन करना है तो आपको पिता को हटाना पड़ेगा। यही सब सोच के अजातशत्रु ने बिंबिसार की कर दी हत्या। जब बिंबिसार की हत्या कर दी तो ये गद्दी पे बैठा अजातशत्रु। जब अजातशत्रु गद्दी पे बैठा ना, तो उस समय गुस्सा कौन होगा? जो इन 2-3 शादी किए थे तो सबसे तो कुछ बेटा बेटी होगा ही। जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना है जरूरी है। ठीक है। तो अजातशत्रु जब गद्दी पे बैठे तो जो चिलना थी, महाकौशल्या थी, कौशल नरेश को प्रसेनजीत की बेटी, तो ये सब गुस्सा हो गया कि मेरा बेटा बनेगा राजा तो मेरा बेटा बनेगा। तो अजातशत्रु किसी को बनने नहीं दिया, खुद गद्दी पे बैठा। जब अजातशत्रु गद्दी पे बैठा तो महाकौशल्या के कौन थे? कौशल नरेश प्रसेनजीत। कौशल नरेश प्रसेनजीत है ना, प्रसेनजीत काशी दहेज में दिए थे। बोले कि जा अब तो हम काशी नहीं देंगे, काशी हम तुमको पापा को दिए थे, अब तू अपने पापा की हत्या कर लिया, मेरे दामाद की हत्या कर दिया, हम तुमको काशी क्यों देंगे? और काशी छीन लेता है। जब काशी छीन लेता है अजातशत्रु को आता है गुस्सा। जब अजातशत्रु को गुस्सा आता है तो क्या काम करता है? चल जाता है भिड़ने, प्रसेनजीत हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तू हमसे काशी लेगा, हम बाप को छोड़े ही नहीं तो तुम कौन खेत के मूली है। यही सब देखते हुए चल जाता है सीधा अजातशत्रु प्रसेनजीत से लड़ने और प्रसेनजीत को हरा देता है। जब प्रसेनजीत को हरा देता है तो बोलता है अब तो काशी हम ले लिए। तब देखता है कि प्रसेनजीत की एक बेटी भी थी, बजीरा। प्रसेनजीत की एक बेटी का नाम था क्या? बजीरा। बजीरा को बोलता है बजीरा ये क्या है? तो बोलता है ये तो बजीरा मेरी बेटी है। अच्छा आज से मेरी हो गई बजीरा, आज से मेरी बजीरा हो गई। और बजीरा से कर लेते हैं अजातशत्रु शादी। अजातशत्रु शादी करके बजीरा को लेते। देखो एक गलती का सजा, काशी भी गया बेटी भी गया। इसे जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए।
चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। देखो तो अजातशत्रु गद्दी पे बैठा 492 में, मृत्यु हो गया था 460 में। 32 वर्ष शासन किए थे और राजधानी राजगिरी बनाए थे। पहले भी राजधानी राजगिरी था, अजातशत्रु भी अपना राजधानी राजगिरी में ही छोड़ा और इस वंश को कहा पितहंतन वंश। तो बोलेगा किस वंश को पितहंतन वंश कहा गया? तो हर्डक वंश को कहा गया पितहंतन वंश, मतलब पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठने वाला राजा पितहंतन वंश कहलाता है। ठीक है, इसका उपनाम कुनिक था। अजातशत्रु के बोलेगा उपनाम क्या था? तो कुनिक था, मतलब बचपन का नाम क्या था? कुनिक था। ये तो बता दिए, प्रसेनजीत को वापस कर लिया और आक्रमण कर दिया था और काशी को जीत लिया और उसकी बेटी बजीरा से शादी कर लेता है। इसकी मंत्री होती है, अजातशत्रु के मंत्री वर्षकार होते हैं जो वैशाली में फूट डाल देते हैं। वर्षकार होते हैं जो वैशाली में फूट डालते हैं और वैशाली पर आक्रमण कर देते हैं। उस समय जो आक्रमण करते हैं ना, तो उस समय हथियार का यूज किया जाता है अजातशत्रु की तरफ से। तो अजातशत्रु जो हथियार का यूज किए थे उसका नाम महाशिलीकंटक एवं रथमुसला था। महाशिलीकंटक और रथमुसला से आक्रमण किए थे वैशाली में। अपरम में जैन धर्म का अनुयायी थे, बाद में बौद्ध। अजातशत्रु था ना, पहले मानता था क्या? जैन धर्म को, लेकिन बाद में लगा नहीं जैन धर्म ठीक नहीं है, बौद्ध धर्म बेस्ट है। मेरे पापा ठीक थे, बौद्ध धर्म को मानते थे और अपने बापू के हिसाब से वो चल जाता है कौन धर्म? बौद्ध धर्म। जब बौद्ध धर्म में आता है तो उस बौद्ध धर्म उसी टाइम उन्हीं के शासनकाल में 483 में महात्मा बुद्ध की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो आप जानते हैं कि धर्म कितना प्रिय होता है किसी के लिए। आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के लिए आप क्या कुछ करने के लिए तैयार नहीं, मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं। उसी समय ये आते हैं बौद्ध धर्म में और मृत्यु हो जाता है, सोचते हैं कि आप क्या करें। तो जो भी बौद्ध धर्म के अनुयायी सब था बोला कि बौद्ध संगीति कराया जाए महाराज। तो अजातशत्रु कहते हैं जो मर्जी आपका होगा बौद्ध संगीति। तो बौद्ध संगीति कहाँ कराएगा बताओ? जिसका राजधानी जहाँ रहेगा वही न करेगा। अजातशत्रु का राजधानी कहाँ था? राजगिरी था। तो बौद्ध संगीति कहाँ करेगा? राजगिरी में। सबसे पहला बौद्ध संगीति कौन कराया? अजातशत्रु कराया। तो सिंपल है, जिसका राजधानी जहाँ रहेगा वो अपना राजधानी में वो कराएगा ना। तो यह अपना राजधानी में ही राजगिरी में ही कराते हैं क्या? प्रथम बौद्ध संगीति 483 में महात्मा बुद्ध की मृत्यु पर। ठीक, और इसका अध्यक्ष महाकश्यप करता है, राजा अजातशत्रु रहता है। अजातशत्रु का पुत्र होता है उदायन। उदायन कहता है मेरे पिता मेरे बारे में सोच ही नहीं रहा है, बस अपना मन के करते जा रहा है, कब तक हम ऐसे बैठेंगे? और उदायन ने अजातशत्रु की कर देती है हत्या। क्या कर देती है? हत्या। और उदायन जैन धर्म को मानता था, ये भी पहले जैन धर्म को मानता था, अजातशत्रु भी पहले जैन धर्म को मानता था। और उदायन पाटलिपुत्र की स्थापना करता है और राजधानी बनाती है। उदायन कहता है कि मेरे दादा पापा सब राजगिरी में ही मर गया, साला आगे तो बढ़, आगे भी बहुत चीज़ है। ये सब सोच के उदायन ऐसा मजाक में बोल रहे हैं, बस याद करने के लिए कि आपको सुन के याद हो। ठीक है, सीरियस नहीं लेना है। ठीक है, उदायन ये सब सोच के अपना राजधानी कहाँ बनाता है? पटना बनाता है। और पाटलिपुत्र की स्थापना पूछेगा किसने किया था? उदायन ने किया था। अन्य नाम पूछेगा उदायन या उदयभद्र था। क्या था? उदयभद्र था। इनका पुत्र नागदशक था या अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक बोले मतलब कि वो अपना खाना पीना सोना है, राज्य में क्या हो रहा है क्या नहीं इसे कोई मतलब नहीं, मतलब सामाजिक ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए कहते पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सामाजिक ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है देश में तरक्की करने के लिए। ओके, तो उदायन जब गद्दी पे बैठा तो पटना की स्थापना किया और उदायन का उदयभद्र था। नागदशक अयोग्य शासक था। जब नागदशक अंतिम शासक था तो इसकी हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दी। देखो, जो अयोग्य शासक रहेगा उसको पता ही नहीं रहेगा कि मेरे आदमी कैसे सही है, कौन सही है, मेरे लिए कौन गलत है, भाई लगा ना गिर, कौन सही है कौन गलत है ये पता ही नहीं रहेगा। तो ये सब सोच के नागदशक हत्या कर देते हैं। ठीक, जब नागदशक हत्या कर देते हैं किसको? नागदशक की हत्या कौन कर देते हैं? इनकी सेनापति शिशुनाग जब नागदशक की हत्या कर देती है तो बोलते हैं कि अब गया हर्यक वंश, अब आएगा कौन? शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग करते हैं। जो आते हैं अपने नाम पर अपना धर्म की स्थापना करते हैं, वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो 412 में हर्यक वंश खत्म, आ गया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं शिशुनाग, या 412 से 440 तक चलता है। ठीक है, 444 तक चलता है, देख लीजिएगा 40 है कि 44 है। ठीक है, तब शिशुनाग वंश की स्थापना कौन? शिशुनाग करते हैं। राजधानी बनाते हैं वैशाली। कहते कि नहीं हम राजगिरी में रहेंगे, ना रहेंगे कहाँ? पटना में। हम राजधानी बनाएंगे वैशाली में। और शिशुनाग अपना राजधानी बनाता है वैशाली में। और अवंती को पूर्णतः जीत कर मगध का हिस्सा बना लेता है। अवंती को पूरा जीत कर मगध का हिस्सा कौन बना लेता है? शिशुनाग। और उत्तराधिकारी रहता है कालाशोक। शिशुनाग का पुत्र होता है उत्तराधिकारी, उसका नाम रहता है कालाशोक। कालाशोक राजधानी पाटलिपुत्र बनाते हैं। जब शिशुनाग की मृत्यु हो जाती है, गद्दी पे कालाशोक बैठता है, तो बोलता है कि उदयन पगला था जो पटना में गया था, इतना अच्छा जगह है, चलो पटना। और राजधानी बनाता है पटना। जब पटना राजधानी बना लेता है तो उस समय हो जाता है महात्मा बुद्ध के मृत्यु के 100 साल पूर्व जाता है। तब अनुयायी सब आती है, जो भी बुद्ध के धर्म मानने वाले अनुयायी थे, बोलते हैं महाराज उस समय अजातशत्रु प्रथम बौद्ध संगीति कराए, क्या आप कुछ नहीं कराएंगे? 100 साल हो गया,
तो बोलता है ठीक है, क्यों नहीं कराएंगे, हम कम है किसी से। कहते हम कराएंगे द्वितीय बहुसंगीति। तो द्वितीय बहुसंगीति होता है 383 BC में, स्थान होता है वैशाली, जिसका जो राजधानी रहेगा ये पाटलिपुत्र में। इनकी देख, वैशाली में होने का मेन रीजन क्या था, शिशुनाग ने अपना राजधानी क्या बनाया था, वैशाली, और कालाशोक बनाया था अपना राजधानी पाटलिपुत्र। लेकिन जब द्वितीय बहुसंगीति हो रहा था ना, उस समय पटना पुणे ज़्यादा चीज़ विकसित नहीं कर पाए थे अपना, तो वैशाली ही इनके पापा जो विकसित करके गए थे, सोचे कि वैशाली ही ठीक है, अभी बाद में पटना में जाएंगे तो प्रशासनिक सुधार करेंगे, तो इसलिए वैशाली में किए थे। ठीक है, अध्यक्ष रहते हैं सबकामी और शासक रहते हैं कालाशोक। शासक कौन रहते हैं, कालाशोक। अध्यक्ष पूछेगा सबकामी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंदीवर्धन। नंदीवर्धन अंतिम शासक होता है इस वंश का। नंदीवर्धन अंतिम शासक होता है इस वंश के। कौन वंश के, शिशुनाग वंश के, और अंतिम शासक होते हैं। इसकी हत्या महापद्म नंद ने कर दी है और शिशुनाग वंश के स्थान पर नंद वंश के स्थापना की। शिशुनाग वंश के स्थान पर देखो, नंदीवर्धन की हत्या कौन कर दे, महापद्म नंद। महापद्म नंद नंदीवर्धन को अयोग रहता है, टपका देता है सीधा एक के बार में, कहता है हट, अब गया शिशुनाग वंश, अब आएगा नंद वंश। महापद्म नंद स्थापना करेगा उसका, और महापद्म नंद स्थापना करता है किसका, नंद वंश का। जब नंद वंश की स्थापना होती है तो राजधानी पाटलिपुत्रा होती है। जैन धर्म को मानने वाला होता है महापद्म नंद, और निम्न जाति के थे। एक कौन जाति के थे, निम्न जाति के थे। उस समय निम्न जाति की इज्जत प्रतिष्ठा नहीं किया जाता, तो निम्न जाति के जो बहुत सताए हुए लोग थे, जब ये निम्न जाति के लोग गद्दी पे बैठा गया तो जो इसको सताया है उसको छोड़ेगा नहीं ना, गर्दा उड़ा देगा। तो क्षत्रियों का नाश किया था। क्षत्रिय लोग जो भी सेना में थे ना, निम्न वर्ग के लोग को बहुत सताए थे, तो ये ठान लिए थे कि हम निम्न वर्ग के लोग को छोड़ेंगे नहीं, और निम्न वर्ग के लोग को गर्दा उड़ा दिए। तो इसलिए बोलता है क्षत्रियों के नाश कौन किए, महापद्म नंद, और सर्वेक्षण की उपाधि धारण किए थे, सर्वेक्षतम की उपाधि धारण किए थे, और कलिंग पर आक्रमण करने वाला पहला शासक थे। कलिंग पर आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन था, महापद्म नंद थे। देखो, उसके बाद कलिंग को जीत कर एका राष्ट्र की उपाधि के लिए, कलिंग पर आक्रमण भी किया, कलिंग को जीत भी लिए थे महापद्म नंद। ठीक है, और कलिंग को जीत कर एका राष्ट्र की उपाधि लिया। तो बोलेगा महापद्म नंद एका राष्ट्र की उपाधि कब लिया था, तो कलिंग को जीत कर एका राष्ट्र की उपाधि कौन लिया था, महापद्म नंद। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए ये सब पॉइंट को याद करना जरूरी है। देखिए, ये खुद को बोलते थे कि हम परशुराम की अवतार है। किसका अवतार है, परशुराम की अवतार है। और कलिंग की राजधानी तोसली से जैन सेंत, जैसे जैन सेंत होते हैं ना, संत होते हैं, जैन के संत होंगे, उनका नाम था क्या, जैन जिनसेन, उनका नाम था जिनसेन। तो जिनसेन की मूर्ति ना कलिंग से उठा के और ले आते हैं कहाँ, पाटलिपुत्र में स्थापना कर देते। कलिंग की राजधानी तोसले थे, कलिंग को जीत लिया महापद्म नंद। वहाँ देखे कि जिनसेन की मूर्ति है, ये कौन है, जैन संत है, इसको ले चलो कहाँ, पाटलिपुत्रा, और पाटलिपुत्रा में स्थापित करते हैं। लेकिन कलिंग नरेश खारवेल पुनः आक्रमण करके जिनसेन की मूर्ति को वापस ले जाते हैं, और जानकारी मिलता है कलिंग नरेश की हाथी गुफा से। कलिंग नरेश के हाथी गुफा अभिलेख से ये जानकारी मिलता है कि कलिंग नरेश खारवेल थे ना, वो बहुत शक्तिशाली थे। वो आए, बोले कि यहाँ से मूर्ति लग गया है, इतना हिम्मत, चलो लाने। पटना पे आक्रमण किए और यहाँ से फिर जिनसेन की मूर्ति को लेके चले गए। ये जानकारी मिलता है कौन, कलिंग नरेश खारवेल हाथी गुफा अभिलेख से। महापद्म नंद का उत्तराधिकारी धनानंद होता है। महापद्म नंद का उत्तराधिकारी कौन, धनानंद होता है। धनानंद के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, धनानंद अपनी राजधानी बनाती है पाटलिपुत्रा ही। सिकंदर के समकालीन थे। इसके मतलब सिकंदर इसके शासनकाल में आया था, या ये जब शासन कर रहा था उस समय सिकंदर कहीं ना कहीं राजा या शासन प्रशंसा कर रहा था वो अपना, तो समकालीन हो जाते हैं। ठीक है, हम बताए थे कि जब एक टाइम दो लोग की बात हो तो वो एक दूसरे के समकालीन होते हैं। बोलेगा सिकंदर के समकालीन कौन था, घनानंद, या घनानंद के समकालीन कौन था, तो सिकंदर। और इस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था, इसके द्वारा चाणक्य का अपमान किया गया था। जैसे जब सिकंदर भारत पे आया था ना, तो सिकंदर के बारे में हम स्पेशल पढ़ाएंगे। जब सिकंदर भारत में आ रहा था ना, तो सिकंदर की चाणक्य थे ना, इसको विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, कौटिल्य बोलते हैं। ये इनको लगा कि ये महान शासक आ रहा है, इसको रोकना बहुत जरूरी है, और ये घनानंद के पास है। घनानंद अपना मस्ती में मगन है, सुन नहीं रहा है कि राज्य में कौन आ रहा है, क्या आ रहा है। ये अपन मस्ती में मगन है कि हमको किसी से फर्क नहीं पड़ता, कोई आएगा हम सबको निपटा लेंगे। लेकिन चाणक्य जानते थे सिकंदर बहुत महान शासक है, बहुत को हरा के आ रहा है, भारत पे शासन कर लेगा, विदेशी है, मतलब बहुत चीज़ आर्थिक राजनीतिक गुरु सोच के, क्या है कि राजनीतिक थे कौन, चाणक्य, ये सब सोचते हुए आए थे। लेकिन चाणक्य का अपमान कर दिया कौन, धनानंद, और उनका बाल खोल दिया। तो उसी समय प्रतिज्ञा लेते हैं कि धनानंद को हटा के हम यहाँ पे एक सर्वश्रेष्ठ और अच्छे शासक को नहीं बैठा लेंगे, तब तक हम अपने बाल की चोटी को नहीं बांधेंगे।
ठीक है। और ऐसे ऐसे कहानी होती है, ऐसे बहुत टाइम हो जाएगा सुनाने में। आगे बढ़ते हैं। चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से घनानंद की हत्या तथा मौर्य वंश की स्थापना कर देते। देखिए, चाणक्य के शिष्य कौन बनाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को बनाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को बोला जाता है कि जंगल में रहते हैं, वहीं जाते मिलते हैं तो उनको खरीद खिलाते हैं और ज्ञान देते हैं और सब कुछ परीक्षण और करा के और विद्वान बनाते हैं और शक्तिशाली, और फिर घनानंद के विरुद्ध आक्रमण करवाते हैं और घनानंद को हटा के और चंद्रगुप्त मौर्य को बिठाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं हिमालय कश्मीर का राजा पर्वत में। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दिया हिमालय कश्मीर का राजा पर्वत। मौर्य कालीन की स्थापना से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण। यहाँ के बाद हम कल पढ़ेंगे या अगले वीडियो में आपको हम इसके आगे पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।